तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है बेटा एटॉमिक रेडियाई? कि सपोज बेटा मेरे पास ये मेरा एक एटम है, ठीक है, इस एटम के न्यूक्लियस से जो इसका ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो बेटा अब ये जो हमारे मेटल्स हैं, अब हम एक सिंगल एटम का तो हम नाप नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसे हमेशा नापते हैं मेटालिक रेडियाई। कैसे करते हैं बेटा? हम दो मेटल्स के जो न्यूक्लियस है उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, हमारा एक एटॉमिक रेडियाई मिलता है। तो बेटा अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, ग्रीन वाली मेरी 3D है, ये सियान कलर वाली बेटा मेरी 4D है, और रेड वाली मेरी क्या है, 5D सीरीज है। ठीक है बेटा, तो हम मेनली पहले भी 3D को देखते हैं। तो बेटा अगर हम जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यानी कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। जब मैं पीरियड में बेटा अलोंग द पीरियड मतलब कि इस तरीके से, जब मैं बेटा पीरियड में इस तरीके से मूव कर रही हूँ तो मेरा एटॉमिक रेडियाई क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है जी ये डिक्रीज? ये तो हमने 11th क्लास में करा था, क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम पीरियड में इस तरफ को जाते रहते हैं, ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एडेड इन द सेम शेल, पर हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है हर एक एलिमेंट के साथ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्या है इसका बेटा रीजन हमारे पास, along the period जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसे हम कहते हैं Z इफेक्टिव, इट इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हमारे सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, पर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचने की, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए हमारा साइज कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पर बेटा अब इसी में अगर हम देखें कि मिडवे के बाद, मिडवे मतलब मैग्नीज के बाद जो हमारा साइज है उसमें डिक्रीज काफी कम है। डिक्रीज तो हो रहा है पर काफी कम हो रहा है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि अब क्या हो रहा है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ रहे हैं ये रिपल्शंस कॉज करते हैं, जो कि ओवरकम कर देता है इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। तो इसका रीजन क्या है बेटा हमारे पास, द एडेड इलेक्ट्रॉन्स causes electron repulsions which overcomes the nuclear attractions। इसलिए बेटा क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज तो हो रहा है पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी थी उसको खींचने की वो धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब बेटा एंड में कॉपर और जिंक में तो साइज इंक्रीज हो गया एकदम से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा ऐड हो गए कि अब वो क्या दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दिखा रहे हैं, जिसकी वजह साइज क्या हो रहा है, एकदम से हमारा इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। ठीक है बेटा, तो अलोंग द पीरियड हमारे बेटा ये 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है कि एटॉमिक रेडियाई, पहली बात तो पीरियड में जाते हुए क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद बेटा मिडवे के बाद डिक्रीज हो रहा है पर बहुत ही कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस है वो ओवरकम करती जा रही हैं हमारे न्यूक्लियर अट्रैक्शंस को। उसके बाद बेटा एंड में जाके हमारा साइज इंक्रीज ही हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस क्या हो गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है बेटा, अब इसी में हम स्टडी करते हैं बेटा कि जब हम अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप यानी कि अब हम स्कैंडियम या ट्रेनियम लैंथेनियम ऐसे करके 3D 4D 5D में जब हम स्टडी कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो बेटा जब भी हम 3D
4d 5d सीरीज में जाएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है अलोंग द ग्रुप। क्यों होता है बेटा? क्योंकि जैसे जैसे हम बेटा नीचे जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, हमारा क्या होता जाता है बेटा, एक एक शेल इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। पर बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बेटा ये है मेरा 3d, ये क्या है बेटा, ये है मेरा 3d, ये है मेरा 4d और ये है बेटा मेरा 5d। अब 3d से जब हम 4d में जा रहे हैं तब तो मेरा साइज काफी इंक्रीज हो रहा है, ये देखो साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। पर बेटा जब मैं 4d से 5d में जा रही हूँ तो मेरा साइज बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। भाई यहाँ पर भी फिर अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए था ना, जैसे हमारा नीचे हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों? यानी कि जो रेडियाई है 4d और 5d का वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है एटॉमिक रेडियाई में जब हम 4d से 5d में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्या इसका रीजन है? अब इसको पहले ध्यान से एक बार सुन लो, उसके बाद हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि बेटा जब हम 5d में गए, 4d से जब हम 5d में गए तब क्या हुआ कि अगर आपको याद हो 5d जो होता है बेटा हमारा कहां से शुरू होता है, लेंथेनम से शुरू होता है। ठीक है, लेंथेनम के बाद बेटा हमने कहा था कि हमारी क्या होती है बेटा, एफ ब्लॉक की पूरी 14 एलिमेंट्स की सीरीज भरी जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा हमारा हैफनेनियम। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारा यहाँ पे कौन से भरे जाते हैं बेटा, 4f इलेक्ट्रॉन्स हमारे भरे जाते हैं। ये बेटा जो 4f इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर जो बनी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होना चाहिए था, शील्डिंग इफेक्ट, वो बढ़ना चाहिए था पर वो बढ़ता नहीं है। इसकी जो लेयर बनती है बेटा वो कैसे बनती है, वो इतनी प्रॉपर नहीं बन पाती है। ठीक है, जब प्रॉपर नहीं बनेगी तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, ये जो हमारे 5d इलेक्ट्रॉन्स है इनको और स्ट्रांगली अपनी साइड खींच लेता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन जो बढ़े उन्होंने प्रॉपर लेयर ही नहीं बनाई न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस ने क्या करा, 5d इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी साइड खींच लिया। तो जिस वजह से हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया। इसको बेटा हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग effect of 4f electrons, the nucleus attracts 5d electrons more strongly। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए हमारा साइज जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया। आप अपने बेटा प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चन को काफी ज्यादा देखोगे कि वो पूछते हैं कि भाई जर्कोनियम और हैफनोनियम का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जर्कोनियम जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, हमारे 4d से, और हैफनोनियम बिलोंग कर रहा है हमारे किससे, 5d से। तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई। अगर आप लोगों को बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह ये पढ़ना है और आप इस टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरी कुछ वीडियोस मैंने अपनी पुरानी डाली हैं, आप उनको जाके एक बार रीड कर सकते हो, एक बार उनको जाके थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो, तो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये सारी टर्म्स एक बार क्लियर हो जाएंगी बहुत ईजिली, तब आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट हम अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बेटा हमें क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज्यादा आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल सी होती है, सीधे सीधे सोचा चलो बच्चों को थोड़े नंबर दो जैसे भी करके। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी मेरा एटम जो है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव कर रहा है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। हमारे पास बेटा दो टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फिर डायमैग्नेटिक हो सकता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है बेटा कि वो हमारे एटम्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। एंड डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं बेटा, विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, पैरामैग्नेटिक जो होंगे बेटा उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, उनके पास प्रेजेंट होंगे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे उनके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो रट लो एक तरीके से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, याद रखो, पेयर का मतलब दो बने हुए ना पेयर, ऐसे करके हमारे अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ऑर्बिटल्स में पेयर में है, पेयर में यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो यानी कि डाया। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो, पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि दो, दो यानी कि डायामैग्नेटिक है। ठीक है बेटा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, मेरा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो बेटा इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है बेटा हमारे पास फॉर्मूला, इसको बेटा हम मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में मेजर करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, जहां पे बेटा मेरे पास n क्या है, मेरा n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा। ठीक है बेटा, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं बोहर्स मैग्नेटॉन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा BM, बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है बेटा, तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस दे देंगे और कहेंगे बताओ भाई इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट है या किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हमें भाई आयंस की कॉन्फ़िगरेशन आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, आयंस की कॉन्फ़िगरेशन जिस बच्चे को नहीं आती है वो बच्चा बस सोच ले कि उसका इस चैप्टर में दी एंड है जी, क्योंकि आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस के ऊपर तो एक ना एक क्वेश्चन आपको लटकते भटकते मिल ही जाएगा। तो बेटा ये मैंने जल्दी से कुछ आयंस लिखे हैं यहाँ पर, आप जल्दी से बेटा एक बारी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ और मुझे बताओ किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कौन सबसे ज्यादा मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और कौन डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं इनमें से कोई, मतलब डायमैग्नेटिक में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक में भी हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से आंसर इसका तैयार करो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर बना दिया है, आप लोग भी खुद से चेक करो बेटा। स्कैंडियम +3 में बेटा हमारे पास क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि इसके जो पीछे वाले सारे क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, तो इसका कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। Fe+ में बेटा हमारे पास कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, Fe+3 में हमारे पास कितने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cr+3 में कितने बेटा 3 हैं, Cu+1 में बेटा कोई भी नहीं है, तो इसका भी नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। Cu+2 में बेटा हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा बेटा मेरे पास, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा बेटा मेरे पास, Fe+3। जिन बच्चों को बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है तो एक बार आप देख सकते हो, जैसे कि आयरन है बेटा, आयरन का होता है 26, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 4s2। ठीक है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकला, क्या बन गया 3d5 4s0। क्रोमियम कॉपर में आपने ध्यान रखना है बेटा, क्रोमियम की होती है 3d5 4s1, 3 निकलेंगे यानी कि 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना बचा मेरे पास 3। कॉपर की होती है बेटा मेरे पास 3d10 4s1, तो 1 निकलेगा तो यहाँ का 0 हो जाएगा और 2 निकलेगा तो 1 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है, ये MCQ में भी आ सकता है और ये आपको 1 मार्क में भी आ सकता है। तो बेटा आप जल्दी से इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से रीड करो, इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस करो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो
आप कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखिए। ठीक है बेटा, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी रिएक्शन हो या कोई इक्वेशन मिलेगा यहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।